नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपीपी के लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है, यही बताना है। तो देखिएगा एक क्या होता है क्रय मूल्य होता है और एक क्या होता है बिक्री मूल्य, यानी विक्रय मूल्य होता है। एक क्रय मूल्य होता है और एक क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य वो होता है जिस दाम पे वस्तु को खरीदी जाती है और विक्रय मूल्य वो होता है जिस दाम पे वस्तु को बेची जाती है। तो यदि हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पता चल जाए तो जितना हमने ज्यादा में बेचा है वही हम लाभ हानि की गणना कर लेते। तो यानी सबसे इसमें मेन काम है कि हम इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को छाट ले। इसमें 2 अंक दिया, एक 28 दिया और 21 दिया। तो नोट करिएगा। तो जब भी हमें लागत मूल्य छाटना होगा तो लागत मूल्य के आगे जो भी संख्या हो ना वहां तक अंडरलाइन कर लीजिए, वहां तक क्या कर लीजिए अंडरलाइन कर लीजिए। अब इससे ये अनुमान लग गया कि जो लागत मूल्य वो कितना है 21। लागत मूल्य कितना हो गया यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 21 हो गया। जो छूट गया वो हमारा क्या हो जाएगा बिक्री मूल्य हो गया। यानी 21 रुपए की वस्तु हमने कितने में बेची है 28 रुपए में बेची है। जब 21 रुपए की वस्तु आप 28 रुपए में बेचेंगे तो आप पहले तो देखिए रुपए में कितना ज्यादा बेचे। रुपए में अगर देखा जाए तो 21 और 28 कहीं कहीं 7 रुपया ज्यादा में बेचा है। कितने रुपए में ज्यादा बेचा है 7 रुपए में ज्यादा। अगर पैसा पूछता तो 7 रुपये बता देते, लेकिन वो पूछा क्या है लाभ प्रतिशत। तो ये 7 रुपए का जो लाभ हुआ है ये किस पर हुआ है? तो 7 रुपए का जो लाभ हुआ है इस 21 रुपए पर हुआ है। और जब भी हमें बटे में लिखना होगा तो हमेशा किसको रखेंगे क्रय मूल्य ही बटे में रखा जाता है। तो 7 बटे 21 प्रतिशत निकालना है तो गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखिए जो जो कटेगा काटेंगे। जैसे 7 से 21 को काटेंगे तो 7 तरीके 21, ऊपर 100 बचा और नीचे कितना बचा 3 बचा। 100 से यानी 100 में 3 से हमें क्या करनी है भाग करनी। जब भी आप 100 में 3 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा 33 सही 1/3। यानी बी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा? इसमें पूछा गया है कि यदि ए किसी काम को यदि ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों लोग मिल जाएं, यदि ए और बी मिलकर उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, यही बताना है। कह रहा है कि ए अगर अकेला काम करता है तो 9 दिन लगाता है, बी यदि करता है अकेला तो 12 दिन लगाता है। यदि दोनों मिल जाएंगे तो और जल्दी कर देंगे। कोई हमसे पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलेंगे तो कितना दिन में काम कर सकेंगे। तो पहले नोट करिएगा ए कितने दिन में करता है उसको लिखिएगा। तो ए जो करता है 9 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है 9 दिन में करता है तो लिखिए ए 9 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमें टोटल काम तो पता नहीं है कितना काम था। तो जब भी हमें टोटल काम निकालना होगा तो इनका एलसीएम ले लेंगे। मतलब 9 और 12 से कटने वाली कोई संख्या आप ले लीजिएगा, वही हमारे लिए टोटल काम हो जाएगा। तो 9 और 12 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी 36। ऐसी संख्या जो 9 और 12 दोनों से कट जाएगी। तो 36 की जगह हम 72 भी ले सकते हैं। हमें वही संख्या लेनी है जो 9 और 12 दोनों से कट जाए। तो 36 ऐसी संख्या जो 9 और 12 दोनों से कटती है। अब देखिए यह क्या हो गया 9 दिन में करता था 12 दिन। अगर 9 से 36 में भाग लगा देंगे तो 9 चौके 36, वो उनका एक दिन का काम आएगा। एक दिन में यह कितना काम करता है 4 काम करता है। बी से भाग लगाइए तो 12 तिहाई 36, यानी बी एक दिन में कितना काम करता है 3 दिन। यानी एक एक दिन का उनका काम आ गया। ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी जो है एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है। यदि दोनों मिलकर एक दिन में करे तो कितना काम करेंगे 4 3 7। एक दिन में अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितना काम करेंगे 7 काम करेंगे। और काम कितना करवाना है 36 काम करवाना है। तो 36 में हम भाग किससे लगा देंगे 7 से भाग लगा देंगे। 36 काम करवाना और 7 के हिसाब से करवाना है। तो 7 से जब 36 में आप भाग लगाएंगे तो 7 पच्चे 35 आएगा। 3 से 3 कट जाएगा 1 आ जाएगा। इस चीज को हम कैसे लिखते हैं पहले 5 लिखते हैं फिर 1 लिखते हैं फिर इधर लिख देते हैं। तो इसको लिखेंगे 5 सही 1/7 दिन। कितना दिन 5 सही 1/7 दिन, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा? इसमें पूछा गया है कि एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्राप्त करता है
यदि फुटकर विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यही बताना है। तो अंकित मूल्य कितना है इतना हमको तो पता नहीं, तो जब भी हमें प्रतिशत में कुछ भी मानना होगा तो हम कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। हमने मान लिया कि जो अंकित मूल्य है, जो अंकित मूल्य है वह कितना है, 100। ये चीज हमने मान लिया। लेकिन पहली बार देखिए जब वो बेच रहा था वस्तु ना, अंकित मूल्य पर कितना छूट दे रहा था, 40% की छूट दे रहा था। 40% की छूट मतलब वो जब उसे बेच रहा था, विक्रय कर रहा था, तो 40% की छूट दिया था, मतलब कितने में बेच रहा था, 60 रुपए में ही बेच रहा था। 100 रुपए की चीज वो कितने में बेच रहा था, 60 रुपए में बेच रहा था, क्योंकि 40 की छूट हो गई तो 60 में बिकेगी, यानी 100 की वस्तु वह 60 रुपए में बेच रहा था। कह रहा है कि यदि फुटकर विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचता, यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो देखिएगा वो कह रहा है कि वो वस्तु 60 की ना बेचकर कितने में बेचता, फिर 100 रुपए में बेचता तो उसे लाभ कितना होता। तो देखिएगा 60 की वस्तु वो कितने में बेचने के लिए कह रहा है, फिर 100 रुपए में बेचने के लिए कह रहा है, तो कितना ज्यादा बेचने के लिए कह रहा है, 40 रुपए ज्यादा बेचने के लिए कह रहा है। और बटे बटे में हमेशा किसको रखते हैं, जो प्रारंभिक मूल्य होता है, जो क्या होता है, प्रारंभिक मूल्य होता है, तो यानी 60 रुपए, यानी 60 रुपए से फिर वो कितना बेचना कह रहा है, 100 रुपए में बेचने के लिए कह रहा है। और तो गुणे क्या कर देंगे, 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से ही गुणा करते हैं। तो यहाँ पर काट लीजिए, 20 दूना 40 हो जाएगा और 20 चैन कितना हो जाएगा, 60। ऊपर क्या बन जाएगा, 2 गुणे 100 यानी 200, और नीचे कितना बन जाएगा, 3। जब भी अब 200 में 3 से भाग लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 66 सही 2/3%। कितना आएगा, 66 सही 2/3%, यानी इसका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि एक मिश्रण में एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी, स्प्रिट और पानी 3 और 2 के अनुपात में, एक मिश्रण में स्प्रिट है और पानी, उनका अनुपात कितना है, 3:2 का है। यदि इसमें पानी की तुलना में, यदि इसमें पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक स्प्रिट हो तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या है, वही बताना है। एक मिश्रण है, इसमें स्प्रिट है और क्या है, इसमें पानी है। स्प्रिट यानी पहला अनुपात पहले का होता है, तो पहला अनुपात पहले का होता है, तो स्प्रिट इसमें बता रहा है 3 के अनुपात में है। और पानी का जो अनुपात दिया है, पानी दूसरा अनुपात दूसरे वाले का, जो पानी का अनुपात दिया वो कितना दिया है, 2 दिया है। और कह रहा है कि जो स्प्रिट है ना, वाटर की तुलना में कितना अधिक है, 3 लीटर अधिक है। कितना अधिक है, 3 लीटर अधिक है। एक बार हम अनुपात में देखते हैं कि वो कितना अधिक है। अनुपात में ये 3 है और ये कितना है, 2 है। यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है, अरे स्प्रिट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर वाटर कितना है, 2। अनुपात में देखा जाए तो स्प्रिट सिर्फ एक ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर उसने दिया है कि वह 3 लीटर अधिक, यानी वह एक की वैल्यू कितना बताना चाह रहा है, 3 लीटर बताना चाह रहा है। मतलब एक अनुपात की वैल्यू वह कितना बताना चाह रहा है, 3 लीटर बताना चाह रहा है। जब एक की वैल्यू 3 लीटर है तो 3 की वैल्यू कई लीटर हो जाएगी, 3 तिरिके 9 लीटर, यानी उसमें स्प्रिट कितनी थी, 9 लीटर। अगर वाटर पूछता तो 3 दूनी 6, यानी 6 लीटर बताना। पानी पूछता तो 6 लीटर, हमसे स्प्रिट पूछा तो स्प्रिट की मात्रा कितना हो जाएगा, 9 लीटर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा है यदि 25 पेनों का लागत मूल्य, यदि 25 पेनों का लागत मूल्य 20 पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यही बताना है। ये वाला क्वेश्चन जैसा फर्स्ट वाला क्वेश्चन लगा था सेम उसी तरीके से लगाएंगे, तो एक बार लगाने का प्रयास करिएगा, देखिएगा कैसे लग रहा है। तो देखिएगा इसमें 25 पेनों का जो लागत मूल्य है वो कितना है, 20 पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो इसमें सबसे मेन यही काम होता है कि हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को छाट ले। जहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य छट गया वहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा एक क्रय मूल्य होता है, एक क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और एक क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। एक क्रय मूल्य होता है और एक क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो हम बताएं कि जब भी क्रय मूल्य हमें छाटना होगा तो लागत मूल्य, क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य, तो लागत मूल्य के साथ जो भी संख्या लिखी हुई है उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो लागत मूल्य अब कितना दिखने लगा, 20, जो उसके साथ संख्या होगी वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा। तो लागत मूल्य कितना हो गया, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, 20, और जो दूसरा छूट गया हुआ क्या हो गया,
विक्रय मूल्य। अब देखिए 20 की वस्तु हमने कितने में बेची है, 25 में बेची है। कितने ज्यादा में बेची है, 5 ज्यादा में बेची। अब बताइएगा नीचे कौन आएगा, तो नीचे हमेशा बटे में उसी को रखा जाता है जो प्रारंभिक मूल्य यानी जो क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना है, 20 है, तो यहाँ रखिएगा। अब प्रतिशत निकालना है तो गुणे में कितना कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। गुणे में कितना कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। अब जो जो चीजें कट रही हैं संख्याएं उनको क्या करिए, इन पर काटिए। जैसे 5 चौक के 20, 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौक के 100, यानी 25% का क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितना होगा, 25% का हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि एक संख्या को 10% कम किया जाता है। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को 20% कम किया जाता है। तो अंत में प्रतिशत कमी क्या होगी, यही बताना है। अंत में प्रतिशत कमी क्या होगी यही बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन जब भी आएगा देखिएगा कैसे लगाएंगे। तो पहली बार उसने कितना कम किया है, 10 कम किया है। हम मान लेते हैं जो संख्या रही होगी अपने आप में कितना रही होगी, 100% रही होगी। इसे 10% कम किया, 10% कम करेंगे तो ये कितने की हो जाएगी, 90 की हो जाएगी। दोबारा फिर वही संख्या थी 100, लेकिन इस बार कितना कम किया है, 20 कम किया। 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 होगा। कितना होगा, 80 होगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या काम करेंगे, जैसे 2 जीरो यानी इनका 0 0 और इनका 0 0 आपस में क्या करिएगा, काट लीजिएगा। बचा कितना, 10 गुणे 10, 10 गुणे 10, ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। 10 गुणे 10 यानी यहाँ पर कितना बन रहा है, 100 बन रहा है। और इनको अगर आपस में गुणा करेंगे तो 8 9 72 बन रहा है। कितना बन रहा है, 72। इधर 100 बना और इधर कितना बना, 72। तो 100 जो संख्या थी वह कितना हो गई, 72 हो गई। जो संख्या 100 थी वह कितना हो गई, यहाँ पर 72 हो गई। तो अब बताइएगा 100 से 72 यानी कितना कम हुआ, तो कितना कम हुआ, 28 कम हुआ। कितना कम हुआ, 28 कम हुआ। यानी जब एक 10% और 20% की दो ठो कमी करेंगे तो कुल कमी कितनी होगी, 28 होगी। और इसे डायरेक्ट भी दे सकते थे 10% और 20%। देखा जाए तो 30%, जो इसका आंसर होता है 30%, यानी जो जोड़ा गया उससे थोड़ा बहुत ही कम रहता। तो थोड़ा बहुत कम में ही 28% है, इसलिए 28% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है। दो कारें एक ही समय पर ए और बी से चलना प्रारंभ करती हैं, क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो वह कितने समय यानी कितने घंटे के बाद मिलेंगी, यही बताना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो दो स्थान है, एक स्थान ए है और एक स्थान क्या है, बी है। एक स्थान ए है और एक स्थान क्या है, बी है। एक ट्रेन यहाँ से चल रही है और एक ट्रेन कहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी। इसकी चाल कितनी है, पहली की चाल पहले लिखा है और दूसरे की चाल दूसरे लाइन लिखा है ना। तो पहले की चाल कितनी है, 35 है और दूसरे की चाल कितनी है, 25 है। पहले की चाल 35 है और दूसरे की चाल कितनी है, 25 है। और इनके बीच की जो दूरी है वह कितनी है, 60 है। इनके बीच की जो दूरी है वह कितनी है, 60 है। इसे नोट करिएगा, अगर 25 इनकी चाल है और 25 इनकी भी चाल होती है, देखिएगा अगर 25 इनकी चाल है और 25 इनकी चाल है, दोनों एक ही टाइम पे चल रहे हैं ना। 25 अगर इनकी चाल है और 25 इनकी भी होती तो 60 किलोमीटर का जो दूरी है ना, बीच में गैपिंग ये हमेशा बनी रहती, क्योंकि कोई अगड़ ही नहीं पाता। कोई आगे कब जाएगा, यदि जिसकी चाल ज्यादा होगी। तो ये 35 से इसकी चाल कन्फर्म ज्यादा, तो एक समय तो आएगा ना, क्योंकि ये 25 की स्पीड से चल रहा है और किस स्पीड से चल रहा है, 35 की स्पीड से चल रहा है। तो एक समय तो आएगा ना कि जब इसको यह पार कर लेगा, और वही टाइम से पूछा है तो कितने घंटे बाद इसको पार कर लेगा। तो चलना इसने भी स्टार्ट कर दिया और चलना इसने भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन बस अंतर ये है कि बीच में जो दूरी वह 60 किलोमीटर की है। एक चीज नोट करिएगा, जब ये चलेगा तो ये 25 की स्पीड से चलेगा और ये किस स्पीड से चलेगा, 35 की स्पीड से चलेगा। हर घंटे यह कितना स्पीड चलेगा, हर घंटे यह कितना 10 किलोमीटर ज्यादा स्पीड चलेगा। हर घंटे यह कितना ज्यादा चलेगा, 10 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, क्योंकि ये 25 चल रहा है और ये 35 से चल रहा है। तो हर घंटे ये 10 किलोमीटर क्या करेगा, ज्यादा चलेगा। और कितना दूरी कवर करना है इसके पास पहुंचने के लिए,
60 किलोमीटर की दूरी कवर करना है, तो 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेता है ज़्यादा, तो 60 की कवर करने के लिए 10 × 6 = 60, यानी 6 घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। 6 घंटे में वो 10 यानी 6 किलोमीटर, यानी 6 घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। इसमें भाग लगाइएगा, यानी 6 घंटे। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है वह राशि क्या होगी, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6 प्रतिवर्ष के दर से 60 रुपये में 60 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। कह रहा है कि उस राशि को आप बताइए जिसमें टाइमिंग 5 वर्ष है, दर 6% है और उसका साधारण ब्याज 60 रुपया मिलता है। तो वह राशि कौन सी होगी यही बताना। तो जब भी हमसे साधारण ब्याज पूछेगा हम एक ही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो साधारण ब्याज उसने कितना दिया है, 60 रुपये, तो 60 रुपया रख लीजिए। मूलधन हमसे पूछ रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। दर कितना है, 6%, 6 लिख लेंगे। समय कितना है, 5 है तो 5 लिख लेंगे और बटा है कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। अब जो जो चीज़ें कट रही हैं उनको काटिए, बीच में लगा है बराबर तो इस पार और उस पार की दोनों चीज़ें कटेंगी। जैसे 6 से काटिएगा तो 6 दाम में 60 होगा। अभी इधर 10 और उधर गुड़े में 5 है तो इन दोनों अभी कटेंगे, 5 दूना 10। बीच में जब बराबर होता तो इस पार उस पार की चीज़ें कट जाती है। तो इधर 2 बचा, इधर क्या बचा, मूलधन बटे 100 और इधर कितना बचा, 2 बचा। तो ये 100 कहाँ पर है, बटे में। जब इसको बराबर की इधर लाएंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जब 2 के साथ 100 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 × 100 यानी 200, यानी मूलधन बराबर कितना आ जाएगा, 200। कितना आएगा, 200। और यही बताना था। तो मूलधन यानी पैसा कितना था, 200 रुपये था, यानी साधारण ब्याज वाले फार्मूले से हम लगा लेंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि ए और बी के काम करने की जो दर है वह 2 और 3 के अनुपात में, ए और बी के काम करने की जो दर है 2 और 3 के अनुपात में उनके द्वारा काम को पूरा करने के लिए लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा यही बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप बस अनुपात को पलट दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप बस अनुपात को पलट दीजिएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 2 और 3 का अनुपात है ना, उसको पलट दीजिएगा, 3 और 2 का अनुपात, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस चीज को देखिएगा ऐसा क्यों होता है। देखिए जैसे ए और बी 2 लोग हैं, पहला अनुपात पहले का होता है, दूसरा अनुपात दूसरे का होता है। काम करने की दर क्या है, यह 2 करता है और यह कितना करता है, 3 करता है। टोटल काम हमें पता नहीं है तो टोटल काम हम अपने से मानेंगे, तो जो 2 और 3 से कटता होगा वही टोटल काम हो जाएगा। तो 2 3 से कटने वाली एक संख्या लीजिएगा 6, 2 और 3 से कटने वाली संख्या क्या आ गई, 6 आ गई। इस 6 को इसी से काट लीजिएगा, 2 3 6 और 3 दूना 6, यानी 2 आ जाएगा। तो इनका अनुपात क्या हो गया, तो पलट गया ना। जैसे यहाँ पे 2 3 था तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 2 हो गया। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 लड्डू हैं, 6 लड्डू खाना है और ये एक दिन में कितना खाता है, 2 खाता है, और ये एक दिन में कितना खाता है, 3 खाता है। ये यदि 2 खाता है, 6 खाना है तो कितना दिन लगाएगा, 3 दिन। और ये 3 लड्डू खाता है और 6 दिन में 6 लड्डू खाना है तो कै दिन में खा लेगा, 2 दिन में ही खा लेगा। मतलब उनके काम का अनुपात उनके दिन के अनुपात से क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिया था कि उनके काम करने की दर कितनी है, 2 और 3 की है, तो उनके जो दिनों का अनुपात हो जाएगा उसका अनुपात एकदम पलट जाएगा, यानी 3 2 का अनुपात होगा। किसका अनुपात होगा, 3 2 का अनुपात हो जाएगा। और इसको हमने प्रूफ यानी ऐसे भी लगा के देख लिया। तो जब भी ऐसा आएगा आप उसको पलट दीजिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है। 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, उनके वर्गों का योग 400 है। यदि उनके वर्गों का योग 400 है तो संख्याओं का योग कितना है, बस यही बताना है। तो 2 धनात्मक संख्या क्या क्या है, एक 3 है और एक क्या है, 4 है। एक 3 और 4 के अनुपात में जब 3 और 4 है तो हम मान लेते हैं कि ये 3x है और यह कितनी है, 4x है। एक को हमने 3x मान लिया और एक को हमने क्या मान लिया, 4x मान लिया। लेकिन उसने कहा कि उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए।
एक बार हम अपनी संख्याओं जो क्वेश्चन में अनुपात किया उसका वर्ग करके देखते हैं कितना आएगा। 3x², यदि इसका वर्ग करेंगे, इसका यदि हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 यानी 9x² आएगा। कितना आएगा, 9x²। और इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4x² यानी 4 चौक 16 यानी कितना आ जाएगा 16x²। दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा 25x²। हमारे हिसाब से जोड़ने पर कितना आया 25x², लेकिन उसने कितना दे रखा है 400 दे रखा है। कितना दे रखा है 400 दे रखा है। अब इसको काटेंगे, जैसे ये 25 गुणे में ना तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। 25 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा। तो x² बराबर बचा क्या 16। अब देखिए जैसे प्लस बराबर को उधर जाता है माइनस, गुणा जाता है तो भाग, उसी तरह अगर यदि स्क्वायर लगा उसको बराबर के उस पार भेजते हैं तो वह क्या हो जाता है, रूट बना लेता है। क्या बना लेता है, रूट बना लेता है। और रूट में 16 का मान क्या होता है, 4 होता है। यानी x की वैल्यू कितनी निकली, 4 निकली। यानी जो हमने x माना था तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो हमने माना था 3x और कितना माना था 4x। जब x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 3 चौक के 12 और यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 चौक के 16। तो 12 और 16 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। 12 और 16 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28 आ जाएगा, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका एक आसान तरीका था जिसे देखने मात्र से ही हम लगा सकते थे। तो आसान तरीका क्या था इसका, जैसे इसका अनुपात क्या दिया हुआ है 3 और 4। 3 और 4 को यदि हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। 3 और 4 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो एक चीज नोट करिएगा, जब वो अनुपात को जोड़ने पर 7 आ रहा है ना तो आंसर जो भी होगा, आंसर जो भी होगा वो 7 से कटेगा। आंसर जो भी होगा वो 7 से कटेगा। ये 28 ऐसी संख्या है जो 7 से कट रही है। आप कहेंगे 2 ऑप्शन आ गया, तब यदि 2 ऑप्शन आएगा तभी आप लगाइएगा, नहीं तो अगर देखिएगा एक ही ऑप्शन दिया तो इसी से लगा लीजिएगा। यानी 7 से कटने वाला ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है, यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी, यही बताइए। पिछले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था, तो लगाइएगा इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। उसने कहा है कि यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर वही हानि की दर क्या होगी, यही बताना। तो बिक्री मूल्य हमको पता नहीं, तो जब भी हमें कुछ मानना होगा तो हम कितना मानते हैं 100 मानते हैं। तो हमने मान लिया कि बिक्री मूल्य कितना है 100 है। बिक्री मूल्य कितना है 100। और उसने साफ साफ बताया कि जब आप बिक्री मूल्य 100 करते हैं तो उस पर 10% की क्या होती है, हानि होती है। 10% की हानि मतलब यह कितने, 10% की हानि मतलब अगर 10 की हानि दिखाएंगे तो 10 ही होता है। तो यानी यह वस्तु थी कितने की 110 की थी, मतलब 100 में बेचा और 10 की हानि। 100 में तो उसने बेचा है, फिर भी उसको 10 रुपए की हानि, 10% 10 ही होता है, 100 का 10 10 ही होता है ना। तो 100 रुपए में उसने बेचा है, फिर भी उसने कहा कि उसको 10 रुपए की हानि हुई। तो कन्फर्म है कि वो वस्तु कितने की रही होगी, 110 की रही होगी। शायद इस चीज को आप समझ रहे होंगे। उसने 100 में बेचा है फिर भी उसको 10 का घाटा है, तो कन्फर्म है वो वस्तु कितने की रही होगी, 110 की रही होगी। अब जो 10% की हानि थी ना वह इसी लागत मूल्य पर पूछ रहा। तो लागत मूल्य हमने कितना पता कर लिया, यानी प्रारंभिक मूल्य उसका लागत मूल्य कितना था 110 था। अब जो 10% की हानि है ना वह इसी पे लगाने के लिए कह रहा है। जो 10% की हानि है वह किस पर लगाने के लिए कह रहा है, इसी लागत मूल्य पर लगाने के लिए कह रहा है। तो 10 की हानि है और किस पर है 110 पे, 10 की हानि और किस पर है 110 पे। तो यहाँ पर देखिएगा वही 10 की हानि थी, लेकिन इस बार किस पर लगाना है 110 पे लगाना है। और प्रतिशत निकालना है तो गुणे में क्या करते हैं हम 100 करते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा। यानी 100 से भाग, यानी 100 में भाग करनी है किससे 11 से, यानी 11 से भाग देनी है किसमें 100 में भाग देनी है। तो 100 में जब भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा 11 9 99 हासिल 1 किया। इस चीज को लिखेंगे कैसे 9 सही 1/11, यानी पहले 9 लिखते फिर 1 फिर 11, यानी 9 सही 1/11, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में
क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि यदि स्थिर जल में नौका की गति, यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका कितना समय लगाएगा, यही बताना है। तो पानी जब शांत रहता है, यानी बिना धारा के, जब बिना लहर के जब पानी शांत रहता है, तो नौका की गति कितनी है, 20 किलोमीटर। यानी शांत पानी में जो उसकी चाल है वह कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि कह रहा है कि धारा की गति कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये उसकी शांत जल में, और ये धारा की गति है। कह रहा है कि यदि वो धारा के साथ ही जाए, जब वो धारा के साथ जाएगा तो अपने स्पीड से तो चलेगा ही, साथ में जो धारा की स्पीड है, तो धारा की वजह से उसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी, और कितना ज्यादा होगी, जितनी धारा की चाल होगी। तो धारा की चाल कितनी है, 5। यदि वो धारा की दिशा में जाएगा तो उसकी चाल और धारा की चाल आपस में जुड़ जाएगी, यानी वो धारा की दिशा में जाएगा तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, अब 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी वो 1 घंटे में अब कितना चलेगा, 25 किलोमीटर चलेगा। और उसे जाना कितना है, 100 किलोमीटर। कितना जाना है, 100 किलोमीटर। तो 25 के हिसाब से अगर 100 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो 25 चौके 100, यानी 4 घंटे में वो पूरी दूरी को कवर कर लेगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा, और ये आज का आखिरी प्रश्न है ना। तो जो भी प्रश्न हमने किया एक ट्रिक के माध्यम से, एक आसान भाषा में किया है, तो देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे। इसमें पूछा है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः दुगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है, यही बताना है। तो कोई धनराशि, जब भी हमें धनराशि मानना होगा तो हम कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। कह रहा है कि 8 वर्ष में, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। 100 मानेंगे तो दुगुनी का मतलब ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो एक चीज नोट करिएगा, 100 से 200 हुआ, लेकिन बढ़ा कितना है, सिर्फ 100 रुपया तो बढ़ा है। अगर 100 से 200 हुआ है तो बढ़ा कितना है, 100 रुपया बढ़ा। लेकिन ये 100 रुपया कितने वर्षों में बढ़ा है, 8 वर्षों में बढ़ा है। तो 8 वर्षों में बढ़ा तो हम करेंगे कि 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, तो 8 से हम क्या करेंगे, इसी 100 में भाग लगा देंगे। इसी 100 में हम क्या करेंगे, 8 से भाग लगा देंगे। तो 12 अट्ठे कितना होता है, 96 होता है, बटे, यानी 96 जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आया कितना, 12 सही 4 बटे 8। इसको एक बार काट लीजिए, 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 1 बटे 2, यानी 12 सही 1 बटा 2। यानी जो ब्याज की दर थी वो कितनी थी, 12 सही 1 बटा 2। तो दोस्तों जो भी प्रश्न थे ट्रिक के माध्यम से हमने कर लिया। आशा करेंगे कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप कोई क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।